नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, करारोपण के सिद्धांत। करारोपण को न्यायपूर्ण, समयानुकूल और वैज्ञानिक बनाने के लिए कुछ सामान्य सिद्धांत बनाए गए हैं जो कर की दर, कर की राशि, कर वसूली का तरीका आदि से संबंधित है। अर्थात करारोपण के जो सिद्धांत है वो कर के व्यक्तिगत गुणों को स्पष्ट करते हैं। करारोपण के सिद्धांतों को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। पहला है एडम स्मिथ के कर सिद्धांत और दूसरा है करारोपण के अन्य सिद्धांत। तो बात करते हैं सबसे पहले करारोपण के एडम स्मिथ के सिद्धांतों के बारे में। करारोपण के जो सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने किया था और उनकी पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। उन्होंने करारोपण के 4 सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत है कैनन ऑफ इक्वलिटी, समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत ये बताता है कि करदाताओं के मध्य करों का भार समान रूप से होना चाहिए और ये भार जो है करदाताओं की कर दे क्षमता यानी कर देने की उनकी जो क्षमता है उनके अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। ठीक है, इसे समानता का सिद्धांत भी कहते हैं और योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। योग्यता का सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि व्यक्ति को कर देने की क्या योग्यता और क्षमता के अनुसार कर देना चाहिए व्यक्ति को। इसलिए धनी व्यक्तियों की कर देने की क्षमता निर्धन व्यक्तियों से अधिक होती है, इसलिए उन पर क्या होता है कर भार अधिक डालना चाहिए। ठीक है, और गरीब व्यक्ति की कर दे क्षमता क्या होती है कम होती है, इसलिए उस पर कर भार कम डालना चाहिए गरीब व्यक्ति पर, और अधिक जो धनी व्यक्ति हैं उस पर अधिक कर भार डालना चाहिए। तो ये सिद्धांत ये कहता है समानता का सिद्धांत। इसे योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। फिर बात करते हैं करारोपण का दूसरा सिद्धांत निश्चितता का सिद्धांत। निश्चितता का सिद्धांत बताता है कि करदाता तथा सरकार दोनों को ही कर राशि क्या है, कर राशि, कर भुगतान की तिथि और कर भुगतान की विधि यानी तरीका आदि के बारे में क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, यानी सरकार को और करदाता को दोनों की क्या होनी चाहिए जानकारी होनी चाहिए कि कर की राशि कितनी है और कर भुगतान की तिथि यानी कौन सी तिथि को करों का भुगतान करना है और कर भुगतान की विधि यानी कर किस माध्यम से कौन सी विधि के माध्यम से जमा करवाना है। तो ये जानकारी सरकार को भी होनी चाहिए और करदाता को भी होनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं तीसरे सिद्धांत की। तीसरा सिद्धांत है सुविधा का सिद्धांत। सुविधा का सिद्धांत ये बताता है कि सरकार को प्रत्येक कर इस प्रकार से लगाना चाहिए और संग्रह करना चाहिए कि करदाता को करों का भुगतान करने में क्या हो सुविधा हो, असुविधा किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। तो ये तीसरा सिद्धांत बताता है कि कर इस प्रकार से लगाना चाहिए और संग्रह करना चाहिए कि करदाता को करों का भुगतान करने में असुविधा नहीं होनी चाहिए। फिर बात करते हैं करारोपण के चौथे सिद्धांत की मितव्ययता का सिद्धांत। मितव्ययता का सिद्धांत बताता है कि सरकार द्वारा करों को एकत्रित करने की जो लागत है वो क्या न्यूनतम होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम सरकार को करों को एकत्रित करने में लागत क्या होनी चाहिए कम से कम आनी चाहिए। तो ये करारोपण के एडम स्मिथ के 4 सिद्धांत हैं। इन सिद्धांत जो है ये चारों सिद्धांत कराधान के क्या है आधारभूत सिद्धांत है। प्रत्येक देश क्या करता है अपनी कर संरचना में इन नियमों का इन सिद्धांतों का पालन करता है। प्रथम जो सिद्धांत है इसमें करारोपण का वो न्याय पर आधारित है यानी न्यायशीलता पर आधारित है जिसका कोई भी निश्चित माप नहीं है। कर दे क्षमता को मालूम किया जाए। ठीक है, यानी इसका प्रथम जो सिद्धांत था समानता का सिद्धांत इसका कोई निश्चित माप नहीं है क्योंकि व्यक्ति की जो कर दे क्षमता है उसको मालूम कैसे किया जाए ये पता नहीं, इसमें कोई मापदंड नहीं है। जबकि 3 अन्य जो सिद्धांत दिए वो तीनों सिद्धांत क्या है कर अधिकारियों के लिए क्या है प्रशासन संबंधी एक निर्देश मात्र है वो केवल। ठीक है, अब बात करते हैं सम अदर कैनन्स
जो अन्य सिद्धांत दिए गए हैं करारोपण के उनके बारे में। तो करारोपण के जो उपयुक्त 4 नियम हैं या 4 सिद्धांत जो दिए थे एडम स्मिथ ने, उनके अलावा भी बेस्टविल ने करों के कुछ और नियम दिए, ठीक है, जो निम्न है। पहला, उत्पादकता का सिद्धांत। उत्पादकता का सिद्धांत बताता है कि कर से देश में उत्पादन क्षमता में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। जब सरकार कर लगाए तो देश में उत्पादन की क्षमता में क्या हो, वृद्धि होनी चाहिए। साथ ही साथ सरकार को भी पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में सरकारी व्यय क्या होता है, निरंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसलिए इसके लिए क्या है, उसे अधिक आय की आवश्यकता होती है, क्योंकि सरकार का खर्च क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए सरकार को अधिक आय प्राप्ति की आवश्यकता होती है। और सरकार क्या करती है, आय को सर्जित करने के लिए आधारभूत और जो संरचनात्मक निकाय या जो उद्योग है उनमें क्या करती है, विनिवेश करती है, ठीक है, उनका निजीकरण करने का प्रयास करती है। और क्या करती है, पूंजीगत उद्योगों पर खर्च करती है ताकि भविष्य में उनको आय प्राप्त हो सके और देश में उत्पादन क्षमता भी क्या हो सके, बढ़ सके, और इससे सरकार का क्या होता है, राजस्व बढ़ जाता है। बेस्टविल ने इसे पर्याप्तता का सिद्धांत को, ये पर्याप्तता का सिद्धांत है जिसे बेस्टविल ने क्या कहा था, उत्पादकता का सिद्धांत कहा था। और जेके जो मेहता है, प्रोफेसर जेके मेहता, उन्होंने इसे क्या कहा, मितव्ययता का सिद्धांत कहा। बात करते हैं लोच का सिद्धांत। जो लोचता का सिद्धांत है वो सरकार को क्या करना चाहिए, ये बताता है कि सरकार को अपनी प्राथमिकता, उनकी उपयोगिता और आवश्यकता के अनुसार कर प्रणाली में लोच अपनाना चाहिए। सरकार को जब कर लगाए तो अपनी प्राथमिकता को ध्यान में रखिए, सरकार की प्राथमिकता क्या क्या है और अपनी उपयोगिता क्या क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे, और आवश्यकता क्या क्या है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर सरकार क्या कर प्रणाली में लोचता अपनाती है। लोचता नहीं, कर बढ़ा भी सकती है और कम भी कर सकती है, ठीक है। तो ये क्या है, लोचता का सिद्धांत। जैसे संकट काल की स्थिति है, संकट काल में सरकार को अधिक राजस्व प्राप्त करना पड़ता है, तो इसलिए कर की लोच प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि कर लोच की जो लागत है, कर वसूलने की जो लागत है, वो बिना बढ़ाए सरकार को क्या हो, अधिकतम राजस्व प्राप्त करने में सहायक हो। तो इस प्रकार से लोचता होनी चाहिए कर प्रणाली में। फिर बात करते हैं सरलता का सिद्धांत, ठीक है, विविधता का सिद्धांत। इससे पहले विविधता का सिद्धांत है, ये ऊपर नीचे हो गया थोड़ा। सरलता का सिद्धांत बताता है कि सरकार को, जो सरकार की कर देता है कि प्रणाली को क्या हो, सरल और सुगम होना चाहिए। अर्थात सरलता से तात्पर्य ये है कि कर की जो गणना है, जब, ठीक है, और कर संबंधी जो कठिनाइयाँ हैं वो क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ताकि सरकार को कर संग्रहण करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो और करदाता को भी कर भुगतान करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं हो, ठीक है। अगर कर प्रणाली जटिल होगी तो करदाता क्या होगा, असंतुष्ट होगा, भुगतान संग्रहण में कठिनाई होगी, उसको सरकार को भुगतान, जनता को, जो करदाता है उसको भुगतान देने में, जमा कराने में कठिनाई होगी, और सरकार को भी कर संग्रहण करने में कठिनाई होगी, और इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। यह है सरलता का सिद्धांत। अब बात करते हैं विविधता के सिद्धांत की। विविधता का सिद्धांत बताता है कि सरकार को विभिन्न प्रकार के कर लगाने चाहिए ताकि कर भार समाज के सभी वर्गों पर पड़े, ठीक है। ये सिद्धांत ये कहता है कि सरकार जो कर लगाती है वो समाज के सभी वर्गों पर लगाए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, और जो करों का भार पड़ना है, जो पड़ रहा है, वो भी कम से कम पड़ना चाहिए उन पर, और सरकार को साथ ही क्या होना चाहिए, अधिक से अधिक आय भी प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, विविधता का सिद्धांत है। विविधता का सिद्धांत में इतना सा बताता है कि करों का विविधीकरण होना चाहिए, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर जो है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का मिश्रण होना चाहिए करों का, ठीक है, ताकि सरकार को अधिक से अधिक राजस्व भी प्राप्त हो और जनता पर कम से कम भार पड़े। फिर बात करते हैं वांछनीयता का सिद्धांत। वांछनीयता का सिद्धांत की बात करते हैं तो वांछनीयता का सिद्धांत बताता है कि सरकार को जनता पर केवल वांछनीय और आवश्यक करों को ही लगाना चाहिए, यानी सरकार के लिए जो आवश्यक कर है उन्हीं करों को लगाना चाहिए,
जो अनावश्यक कर हैं उनको नहीं लगाना चाहिए। अनावश्यक करों से क्या होता है, जनता में रोष भी फैलता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ करारोपण के सिद्धांत आपको समझ में आए होंगे। इससे संबंधी आपको कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। धन्यवाद।